एक और आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हुई खास महिला भी हमारे बीच मौजूद हैं, जगजीत कौर पन्नू जी। आप INLD से ताल्लुक रखती हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र गुप्ता जी, सुबह से लेकर अब तक जब से हम इन चर्चाओं में लगे हुए हैं, तब से एक सवाल जो बार बार हम इस स्टेज पर लाना चाहते थे और बार बार उसका जवाब नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहस इस कदर दूसरे मुद्दों में उलझ रही थी कि उस सवाल का मौका ही नहीं मिला। हालांकि उस पर चर्चा हुई, लेकिन मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इस बार जितना बजट गौ माता की सेवा के लिए सरकार ने अलॉट किया, शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। 300 करोड़ के आसपास बजट अलॉट किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा हालत जितना इन चर्चाओं से पता लगा, जितना आम लोगों से बात करके पता चला, जितना जनता ने बताया कि फरीदाबाद इलाके में गौ माता खासतौर से बहुत परेशान है। गौवंश पॉलिथीन खा लेते हैं, कूड़ा करकट खा लेती हैं, और ये वो गौ माता है जो कई चुनाव आपको जिता चुकी है। इतना बजट होने के बाद भी इतनी बुरी हालत क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फरीदाबाद को चुना और फरीदाबाद के लोकल मुद्दों को उठाने के साथ साथ हरियाणा के स्टेट स्तर तक के मुद्दों पे चर्चा आपने शुरुआत की है। आपने जो पहला मेरे से क्वेश्चन किया है गौ माता के लिए इस बार का बजट, ये वाकई मैं माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पहली बार जो बजट में बहुत ज़्यादा वृद्धि की और 300 करोड़ रुपए का बजट 23-24 के लिए मंजूर किया। विधानसभा से बजट पास हो चुका है और उस पर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। हमारे फरीदाबाद में जो विशेष रूप से अभी 5 गौशालाएं काम कर रही हैं और उनकी जो स्थिति है, जितनी उसमें हमारे गोवंश रख सकते हैं उससे भी ज़्यादा उसमें गोवंशों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग देख रहे हैं। गोपाल गौशाला में आप जाइए, आप कभी विजिट करें, इस आपने मुद्दा उठाया है तो आपको पता लगेगा कि जितनी गोवंश वहाँ रखा हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं वहाँ के लोग। रमेश गुप्ता जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम होता है और एक जाने के बाद एक ऐसी अनुभूति होती है कि मन करता है कि वहाँ 2-4 घंटे हफ्ते में हम ज़रूर बिताएं। पर उसके बावजूद भी बहुत सी हमारी मवई की गौशाला है, वहाँ भी जितने स्थान है उससे ज़्यादा गौ हैं। तो आपने सही बात बोली है, इसीलिए हमने बजट बढ़ाया। 23-24 के लिए बजट है। अब हम स्थान तलाश कर रहे हैं और जितनी भी गोवंश जो अभी सड़कों पे हैं उन सबको लेकर नई गौशालाएं बनाएंगे पंचायतों की ज़मीन पर और उन सब गोवंशों को सही तरीके से उनको सुविधाएं देने का सरकार ने सोचा है। बजट मंजूर कर दिया गया और उस पर काम तेज़ी से चल रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्वैच्छिक कोष से पूरे हरियाणा की सभी गौशालाओं को पैसा दिया था। पिछले साल बजट कम होने की वजह से उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे गोवंश को हुआ है और निश्चित ही जैसे हम मानते हैं कि गोवंश की हर चीज़ काम आती है, दूध अमृत के बराबर होता है, उनके मूत्र से। नरेंद्र जी, सड़कों पर तादाद नहीं कम हुई, शहर की सड़कों पर तादाद कम नहीं हुई, गायों के आवाराओं की तरह घूमती हैं। कि मैंने अभी आपको बताया कि इस साल के बजट में जो वृद्धि हुई है उस पर काम जारी है। जब जिस साल में बजट होता है तो बजट को एक्सपेंस करने के लिए उस साल का पूरा 31 मार्च 2024 तक का बजट है। हमें उम्मीद है कि इस पैसे से हम हर शहर में 1-2 गौशालाएँ और बढ़ाएंगे और गौशालाएँ जो अभी सड़कों पे हैं उनमें कमी आनी शुरू होगी। यही आपकी बात का जवाब है। इस बजट का जो फ़ायदा होगा इस करंट ईयर में फ़ायदा होगा और वो कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी दलील अपनी जगह। मनोज अग्रवाल जी, आपको क्यों इतना भरोसा है कि इस बार जनता आपको सत्ता दे देगी? और फरीदाबाद की खासतौर से हम अगर बात करें तो इस इलाके में, इस शहर में कांग्रेस ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाई है कि आपको इतना यकीन हो जाता है कि लोग आपको ले आएंगे इस बार? या स्थानीय मुद्दों को लेकर कितनी बार आप सड़कों पर आ गए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, चाहे वो फरीदाबाद की बात हो या हमारे प्रदेश की बात हो, हमेशा पब्लिक की बात करिए, जन की बात करिए, स्थानीय नागरिकों की बात करिए, चाहे उनके किसी भी छोटे से छोटा मुद्दा की कोई उनकी रोजी रोटी की बात हो, उनके कामकाज की बात हो। आज हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की अगर बात हो तो हमारा जो हरियाणा जो प्रदेश है वो जो 3 मुद्दों पे सबसे पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 आता है। हम किसानों की बात करें,
हम नौजवानों की बात करें, हम पहलवानों की बात करें, किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, यह अपने आप में एक इतिहास है। एमएसपी से ज्यादा पैसा किसानों को कांग्रेस के राज में मिला करता था। नौजवान आज जो सरहदों पे हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा है, सबसे ज्यादा वो हरियाणा से निकलता था। हरियाणा नौजवानों की बात करता था। इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी देने के नाम पे उनको मारने का काम किया है। आज अगर हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी, सबसे ज्यादा पहलवान हमारे हरियाणा से निकल के जाते थे। आज हमारे पहलवानों के साथ क्या हो रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। आज हमारे जो पहलवान दिल्ली के अंदर जहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां से 300 मीटर की दूरी पे हमारे पीएम हाउस है, प्रधानमंत्री जी रहते हैं। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि उन्हें आके एक दिलासा दे सके। लेकिन आपको ये क्यों लगता है, कांग्रेस को ये क्यों लगता है मनोज अग्रवाल जी, कि अगर इस हुकूमत की तरफ से, इस सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की ये सारी कमियां हो रही है तो जनता आप ही को ऑप्शन के रूप में देखेगी? जब कांग्रेस पार्टी ने जब बात करी, हमारे प्रदेश के जन स्थानीय मुद्दों की बात करी कांग्रेस पार्टी के टाइम पे, आज हम अगर उस टाइम की बात करें तो हर सरकार में विकास तो होते हैं। कांग्रेस समय पर अगर सड़कें चौड़ी कम थी तो कोई गड्ढे नहीं थे, पानी का भराव कभी हरियाणा जिला फरीदाबाद में हमने कभी पानी भरते हुए नहीं देखा। आज हम छोटी सी बात करते हैं, आज जो फरीदाबाद का जो मेन रोड है, जो मथुरा रोड है, उसको बाईपास से मिलाने वाली 4 सड़कें हैं। चारों सड़कों के नाम को बनाने के नाम पे 37 करोड़ का बजट इस फरीदाबाद में पास हुआ, लेकिन कोई भी कार्य आज 9 साल में पूरा नहीं हुआ। 1.5 किलोमीटर के रास्ते को पार करने के लिए 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। हम आगरा कैनाल की बात करते हैं, जो बल्लभगढ़ को बाईपास से रोड से जोड़ता है, जिसको बने अभी 2 साल भी नहीं हुए और वहां 2-2 फुट के गड्ढे बन चुके हैं। जो अपने आप को ये सरकार बोलती थी कि वो काम किया गया है, जहां रास्ता नहीं था वहां से चलने का रास्ता इस सरकार ने दिया है। कांग्रेस पार्टी सरकार के अंदर काम हुए, सिर्फ कागजों में विकास नहीं हुआ, कांग्रेस ने काम करके दिखाए थे। आज उन्हीं मुद्दों के ऊपर जो आज कांग्रेस दोबारा हिमाचल में दोबारा सरकार बनाई है, आज कर्नाटक में दोबारा सरकार बनी है हमारी। लेकिन आवाम का मिजाज कैसे भापेंगे? आपने काम किए 2014 में, फिर भी आवाम ने घर में बिठाया आपको। देखो, ये तो सभी की मांग है। जब कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ मुद्दे उछाले जाते हैं, और इस सरकार ने हमेशा जो गुमराह करने का काम इस जो जनता को किया था, आज उस जनता की आंखें खुलने का काम चालू हो चुका है। इन्होंने वोट मांगा भ्रष्टाचार के नाम पे, इन्होंने वोट मांगा काले धन के नाम पे, इन्होंने वोट मांगा चोरी के नाम पे। ठीक है मनोज जी। जगजीत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप INLD का प्रतिनिधित्व कर रही हैं हमारे इस मंच पर। जगजीत कौर जी, हुड्डा साहब के पास अपनी एक लंबी लिस्ट है बताने के लिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी एक लिस्ट तमाम नेताओं की तरफ से दी जाती है। खट्टर साहब बताते हैं बार बार कि उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं। INLD क्या बताएगी? आप तो अपना गढ़ भी नहीं बचा पाए। मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि INLD ने अगर काम ना किए होते, सबसे पहले फरीदाबाद में सब स्टेशन किसने बनाए? अगर आप कोर्ट में जाते हैं, ये कोर्ट कब बना? उसके सामने कम्युनिटी वो है, कन्वेंशन सेंटर है, वो कब बना? खेड़ी पुल कब बना? लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल इन्होंने ने काम किए हैं, पर अब पिछले 10 साल से जिन्होंने काम किए, मेरा तो उनसे सवाल है। इनसे पहले अभी जो मेरे साथी बैठे थे, उन्होंने हॉस्पिटल्स की बहुत लंबी लिस्ट बताई थी कि बीजेपी के राज के अंदर हम लोगों ने बहुत हॉस्पिटल्स बनाए हैं। तो मैं तो ये सारे फरीदाबाद के साथ ही बैठे हैं, इन्हीं से पूछना चाहूँगी, ये मुझे ये बता दें, फरीदाबाद का कोई एक हॉस्पिटल बना हो जिसका उद्घाटन करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हों या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हों? एक प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने तो आए थे क्या? इसके अलावा आप बैठे कोई एक भी कह दो, चाहे वो बीजेपी के, चाहे कांग्रेस के, चाहे इनेलो के हैं, क्या कोई एक भी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए कोई मंत्री यहाँ पे आया है? सिर्फ पिछले 10 साल से ट्रॉमा सेंटर की भी मांग की जा रही है। माननीय हमारे मंत्री जी भी आ गए हैं, आज तक एक ट्रॉमा सेंटर तो मिल नहीं सका, आप हॉस्पिटल की बात करते हैं। तो जिन्होंने काम किया है, आज तो उनके काम का निर्णय है कि वो क्या किया है, वो इसका क्या जवाब देंगे। अभी इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे हाईवे बने हैं। मैं इन्हीं से फिर एक सवाल करना चाहूंगी, क्या सारी जनता हाईवे पे घूमती है? हम लोग सड़कों पे शहर में घूमने वाले लोग हैं। हाईवे में तो शायद साल में एक बार जाएंगे, पर इन सड़कों में 24 घंटे में कम से कम एक बार जरूर निकलते हैं। पर इन सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि वहां पे चलना भी दुर्भर हो चुका है, और इतने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं कि डेथ रेशियो बहुत हाई है। तीसरा मेरा सवाल इनसे ये है, इनसे पहले साथी ने बोला कि हम लोग यहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं। नाहर सिंह स्टेडियम आज भी इनको बुला रहा है 9 साल में, क्यों पूरा नहीं हुआ? अगर इसके बाद भटकल लेक की बात करते हैं, मैं भी कुछ दिन पहले ही वहां होकर आई थी।
और हैरान रहेगी 9 साल के अंदर भटकल लेक का काम इन्हें 10 साल और चाहिए पूरा करने के लिए। बस अड्डा बनाया इन्होंने एनआईटी के अंदर, पहली बारिश के अंदर उसमें पानी टपकता है। हमने तो जो किया वो आज भी है इस जगह पर फरीदाबाद के अंदर, पर जो इन्होंने 9 साल में किया है उसका लेखा जोखा ये बता दीजिए क्या करके आए हैं। जगजीत जी, लेकिन आपके सियासी विरोधी तो कहते हैं कि जब ओम प्रकाश चौटाला साहब ने इस रियासत की कमान संभाली थी तो सबसे ज्यादा दोगला रवैया उन्होंने फरीदाबाद के साथ किया था। फरीदाबाद के लोग और आपके सियासी विरोधी कहते हैं फरीदाबाद को फकीराबाद समझते थे क्या? भाई इतने तालियां तब मारना जब बीजेपी ने ऐसे झंडे गाड़ दिए। 10 साल में एक हॉस्पिटल दे नहीं पाए, स्कूल दे नहीं पाए, सड़कें दे नहीं पाए, किस बात की ताड़ियां मार रहे हो? ताड़ियां तब मारो कुछ ऐसा कार्य आपने किया हो। और जो आप बात कर रहे हैं, मैं यही पूछना चाहूंगी, जो ये कहते हैं हमने एक काम तो सच में नहीं किया, ये एक काम करते हैं और उसका पूरा शोर मचाते हैं, पूरी ऐड करते हैं पूरा। पर चौटाला साहब के राज में आज मौका है आपके पास, सबको जवाब दे दीजिए। मैं कह तो रही हूँ जो काम हुए, क्या सब स्टेशन नहीं बने, क्या ये यहाँ पे जो कन्वेंशन सेंटर नहीं बना, क्या फ्लाईओवर नहीं बने? अभी सबसे पहले केएमपी की बात कर रहे थे, वो लेआउट कब तैयार हुआ मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। और अगर ये दिल्ली पुल की आप बात करते हैं, उस टाइम ये लेआउट कब रेडी हुआ, कहाँ अप्रूवल हुई, क्या वो चौटाला राज में नहीं हुई? केएमपी का लेआउट क्या चौटाला राज में नहीं हुआ? रेनीवाल की बात फरीदाबाद में करते हैं, अभी ये पानी की बात कर रहे थे, रेनीवाल लाने वाले प्रोजेक्ट को चौटाला साहब थे, काम बहुत किए, दिखावा नहीं हुआ, हमने ऐड नहीं की, हमने लोगों के बीच में जाके ये नहीं कहा कि हमने ये काम किए हैं। और डेफिनेटली इस बार हमारा भी ये बिल्कुल रोल रहेगा कि जो काम चौटाला साहब ने अपने राज में किए थे, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता सके ये काम हमने किए हैं। रही बात फकीराबाद की, इसका भी जवाब दूंगी। क्या कांग्रेस राज में फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई? लिस्ट आप भी निकालिए गया, या बीजेपी के राज के अंदर फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई? पर बात वही आ गई है, जब बात इनकी आती है ये उस मुद्दे को छुपा जाते हैं और एकदम से दूसरे मुद्दे पे ले आते हैं। पर जब इनकी बात की जाए वाहवाही की, जैसे अभी आपने गौ रक्षा की बात की, आज भी सड़कों के अंदर अगर मैं बोलूं तो गौ माता आज भी कूड़ा करकट का ढेर में से पॉलीथीन खाती नजर आएंगी। ये अगर स्कूलों की बात करते हैं, कुछ मॉडल स्कूल बनाए जिनकी आई थिंक की फीस 300 रुपए है, और उसी जगह पे एक छोटे प्ले स्कूल की बात अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं 5 से 7 हजार रुपए उसकी फीस है। तो क्या इनकी कमान इनके हाथ में नहीं है? पर शायद वो इन्हीं के मंत्रियों के स्कूल है, इसीलिए ऐसी बात करना नहीं चाहते हैं। अगर उनको भी कमान संभाले तो शायद और बच्चे अच्छे ज्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं। इनके लिए तो हमारे पास सवाल बहुत हैं। और नहीं, लेकिन एक चीज पे आप सब एक होते हैं, एक मामले पर, कि कई बारी जब आप लोग कन्विंस नहीं कर सकते हैं लोगों को तो सब मिलकर कंफ्यूज कर देते हैं। आपने केएमपी का जिक्र किया और आज जब से लेकर अब तक ये खास कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ है, केएमपी को लेकर कई बार जिक्र हो चुका है। आप कह रही हैं कि आईएनएलडी की राज में लेआउट तैयार हुआ था, कांग्रेस कहती है कि हमारे राज में केएमपी बना था, भारतीय जनता पार्टी ने फीता काट दिया उसका। जनता कैसे समझे कि केएमपी बनाया किसने था? मैं कहूँगी हाईटेक जमाना है, यहाँ सारे बैठे पढ़े लिखे गूगल कर ले कि ये लेआउट कब बना था और किसके अंदर उन्होंने उसके बाद किस गवर्नमेंट ने क्या किया। रिबन काटने ये जरूर आते हैं, ये रिबन काटने जरूर आते हैं, रिबन काटने का काम आप लोग। उद्योगों का नाम तो लीजिए सर उद्योगों का। उसके बाद बीजेपी के राज में, ठीक है, बीजेपी के राज में बाटा इतना बड़ा कंपनी थी, वो बंद क्यों हो गई? बाटा इतनी बड़ी कंपनी थी, मैं कह रही सर बाटा इतनी बड़ी कंपनी थी, बंद क्यों हो गई? जेसीबी को यहां से प्लान क्यों करना पड़ गया? सर मैंने क्या कहा आपसे? इसके बाद अब आप लोगों ने बाटा क्यों भगा दी, क्यों बंद करवा दी? उससे पहले जेसीबी वाले यहां से क्यों प्लान कर रहे हैं? अपने बारे में भी तो बताना चालू करेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप ही लोगों के सवाल पहले भी बोला था स्टेज के जरिए, आप ही लोगों के सवाल। जी कौन सी कॉलोनी? अभी जो आपके राज में खोरी टूटी, जमाई कॉलोनी टूटी, उसके बारे में आप क्या कहोगे? वो किसने तोड़ी? वो आप लोगों ने तोड़ी, किसी और ने नहीं तोड़ी। अपने गिरेबान में झांक के देखिएगा, बिल्कुल झांक के देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। जब उंगली अपनी तरफ आती है तो जवाब नहीं रहता इन लोगों के पास। नरेंद्र गुप्ता जी, इतने बड़े पैमाने पर अगर उद्योगों का पलायन हुआ यहाँ से और लोगों को इस कदर शिकायतें हैं और फरीदाबाद का नाम तक बदल कर जाने क्या हो गया, तो क्या ये मौजूदा सरकार के संज्ञान में है ये सारी चीजें?
देखिए, मुझे लगता है यहाँ जिस आपका उद्देश्य जो आपके चैनल का रहा, उसको मुद्दों से भटकाने की बात हो रही है। आज जो मुझे जानकारी दी गई थी कि फरीदाबाद के जो विकास की और जो यहाँ की समस्याओं के बारे में आप बात करने के लिए आए हैं। सबको पता है चौटाला राज में क्या होता था, यहाँ बताने की सर जरूरत आपको नहीं है। बीजेपी राज में भी पता है, बेटियां आई सर, जंतर मंतर पे बैठी हैं, पोस्को एक्ट लग चुका है, बताएंगे आप? पन्नू जी, आप अपने यही राज के बारे में बात चौटाला बताइए, में यही क्योंकि होता आपके था। मंत्री जी हैं, ये संदीप आप सिंह करके आपके दिखा रहे मंत्री हैं। हैं, मैं पूरी शांत भूषण बैठा आपके था, मंत्री हैं। मैं शांत आप- बैठा आप था अपने राज की और बात आप तो बोल रहे बताइए। हैं। बेटियां जंतर मंतर पे बैठी अपने हैं, बात समय नहीं में करना चाहते बोलने के हैं। बाद आप बोलना शुरू कर ठीक दिया। है, ठीक है, आप यही तो आप चौटाला पूरी जी करें, करते थे। आप पूरी करें अपनी बात, पूरी करें। मैं ये सिर्फ कहना चाहता था, आइसर फैक्ट्री उनके समय में यहाँ से गई, लिबर्टी फैक्ट्री के सामने उन्होंने गड्ढे करा दिए थे। ये बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं स्वयं कहता हूँ कि हम नेगेटिव राजनीति नहीं करते, हम पॉजिटिव बात करते हैं। जो हमने काम किए हैं, जो आगे काम हो रहे हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उनके बारे में चर्चा होगी। और कोई भी मेरे साथी कुछ कहना चाहते हैं तो तथ्यों पे बात करेंगे, तो उनको सामने बैठे व्यूवर्स ही नहीं, पूरे हरियाणा के लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, वो नरेंद्र उनको जी, एक तथ्य, एक फैक्ट मुझे नहीं, दिया, एक सेकंड मुझे दिया आपको- सर फरीदाबाद के लोगों ने। आपने कहा एक तथ्य की हम बात कर रहे हैं, पानी की भी किल्लत है यहाँ पर सर, फरीदाबाद में पानी की भी किल्लत है, पीने के पानी की। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको। अभी मनोज जी बोल रहे थे 37 करोड़ की 4 सड़कें हाईवे से बाईपास के लिए पास हुई। ये जो थोड़ा सा स्टडी करके आए और आपके इतने बड़े चैनल के सामने बोलें, मतलब मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई तथ्य बात इनको पता नहीं होती। हमने जो रोड्स बनाने का काम किया है, एक सरकार के रेट्स होते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज तक के इतिहास में जब से हरियाणा बना है 1966 से सब लोगों की सरकार रही हैं। अभी कोरोना काल के 2 साल के बाद मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि 6 रोड मैंने अभी पूरी की हैं, 4 रोडों का काम चालू अब करेंगे जल्दी से। उन 6 रोडों पे चल के अपने दिल पे हाथ रख के गए कि किसी देश की किसी भी सड़क से गुणवत्ता कम हो। देखने में सेंटर वर्ज के साथ में 7-7 मीटर के सीमेंटेड रोड, उसके बाद में फुटपाथ टाइल्स लगाई हैं, उसके बाद फुटपाथ बनाए हैं, साइकिल ट्रैक बनाए, उसके बीच में ग्रीनरी कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर का काम अभी चालू कर रहे हैं, जल्दी उसको हम पूरा करेंगे। मेट्रो हॉस्पिटल वाली रोड उसको पूरा कर दिया गया है, 16A की रोड को पूरा कर दिया गया है, जो सनफ्लैग चौक से लेबर चौक तक जाती है। उसके बाद कोर्ट रोड, जहाँ पे कोर्ट रोड बोलते हैं, धर्मा ढाबे से लेकर IOCL तक का काम पूरा हो चुका है। YM से रोड, जिन पे आज तक इन पे कभी चलने के लिए 10 फीट की रोड होती थी, उस पे लोग 6 महीने चलते थे, 1 साल वो टूटी रहती थी, फिर उसको ये तारगोल डालते थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सबसे कम कीमत पे 25 साल तक के लिए रोड बनाया है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस 3 साल में फरीदाबाद में जो विकास हुआ है, शहर का नाम होता है सर्किट हाउस तक इन पे बनानी, वहां पे इनके राजनेता, इनके मंत्री और जो सरकारी अधिकारी जिस पे काबिज रहते थे, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सर्किट हाउस को आम पब्लिक को खोला गया है। फरीदाबाद में 50 कमरे का इतना अच्छा सर्किट हाउस मंजूर करा गया है। नरेंद्र जी, आप पूरी बात मुझे दीजिए। अपने पानी के बारे में पूछा, आपने पानी के बारे में बोला, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। रेनी वेल का जो पानी, जिसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी कम हो गई थी क्योंकि उनको कभी मेंटेनेंस नहीं किया गया था, सारे जो बिजली की लाइनों को 2-2 फीडर से जोड़कर, उसके बाद रेनी वेल की जितनी इलेक्ट्रिक मोटरें थी, स्काडा इंस्टॉल करके पानी की कैपेसिटी को 1.5 किया गया है। और जितने भी हमारे बूस्टर्स थे, उन सब पे स्काडा इंस्टॉल किया गया है, जिससे कि हमें पता चल पाए कि कितना पानी रेनी वेल से आया और कितना उस पानी बूस्टर पे पहुंचा और कितना पानी इस बूस्टर से किस एरिया में वो सप्लाई हुआ। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी हम सबको दे पा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि ये पानी हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है, उसका दुरुपयोग ना हो। हम कोशिश करते हैं कि जो नॉर्म्स हमारे
तय हैं उस नॉर्म्स के हिसाब से लोगों को मीठा पानी नरेंद्र हम मुहैया गुप्ता जी, कराने जा रहे हैं। पानी, पीने का पानी और सड़क जैसी बुनियादी चीजों के लिए क्या एक कार्यकाल काफी नहीं था आपको? पूरे 10 साल आप लोगों को चाहिए थे उसके लिए। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, पूरे फरीदाबाद विधानसभा से मुझे मेरी जनता ने सेवा करने का मौका दिया। मैं आपको न्योता देता हूं, आपकी पूरी टीम को न्योता देता हूं कि मेरे फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में आप जाइए और उनकी गुणवत्ता और उनकी क्वालिटी पूरे हरियाणा से किसी भी शहर से आप करिए। मैंने चुनाव में फरीदाबाद को इंदौर के तरह सुंदर और टिकाऊ बनाने का वादा किया था। आप जाके देख सकते हैं, वो शुरुआत हो चुकी है और इसने 6 महीने के अंदर एक फरीदाबाद बदलता हुआ फरीदाबाद देखने को मिलेगा। आप जाके देखिए मेरे पास पहली क्या सड़कें थी और आज क्या सड़कें हैं। 66 से हरियाणा बना, सब लोगों की सरकारें आईं और उन्होंने किस तरह का उनका काम करने का तरीका था कि आज भी सड़कें हैं जो आप कहते हैं कि एक बार एक टेन्योर में पूरा नहीं हो नरेंद्र गुप्ता सकती। जी, सड़कें तो हमने भी देखी सर, कितने देखिए बड़े आप बड़े जाके गड्ढे हैं सड़कों में। देखिए कोई एक सड़क मुझे बता दीजिए। मैंने अभी 6 सड़कों पे काम आपको बनाया है, बाकी 4 पे टेंडर हो चुके हैं। 2 साल कोरोना के बाद मैं आपको वायदा देता हूं कि जितनी फरीदाबाद की सड़कें हैं किसी फरीदाबाद हरियाणा के शहर से आप उसका करेंगे। चंडीगढ़ की तरफ ठीक पे, है। पंचकुला की तरफ पे मनोज सड़कें अग्रवाल, बनाने का ठीक हमने है, काम ठीक किया है। आगे और आगे मनोज अग्रवाल जी, आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं इनकी बातों से? देखिए, अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि पीने का पानी सभी घरों तक पहुंचा है। पानी तो घरों तक पहुंचा है, लेकिन सीवर का पानी पहुंचा है। विकास के नाम पे सीवर लाइन डालने की बात करी। हल्की सी बारिश होती है, वो सारा विकास लोगों के घरों में पहुंच जाता है। विधायक जी ने भी साइकिल ट्रैक की बात करी। 12 सेक्टर कोड के बाद कुछ सालों पहले हम देखा था साइकिल ट्रैक बनाया गया था, आज वो गायब है, ढूंढने से नहीं मिलता। एक नया साइकिल ट्रैक अभी बनाया गया है, उसके बाद अवैध कब्जे करा दिए गए हैं। सीमेंटेड विधायक जी एक मिनट विधायक जी, ताली बजाने से कोई फायदा नहीं होता। जो विधायक- साइकिल ट्रैक की विधायक बात जी, कर रहे हो, कांग्रेस की कारस्तानी थी। वो विधायक- कांग्रेस के राज में साइकिल ट्रैक बना था। आप कम से कम अपने तो विधायक जी मेरी बात बोल रहे हो, आप भी बोल रहे हो। HSVP डिपार्टमेंट ने, उस समय हुडा डिपार्टमेंट होता था 2013 में, जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, वो साइकिल ट्रैक के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया था और उस पर एक दिन साइकिल नहीं चली। और आज भाजपा में जब साइकिल ट्रैक बनाया तो अभी आप साइकिल लेके जाइए, पूरे साइकिल चलेंगे। तो यही तो मैं कहता हूं कांग्रेस के लोगों के स्टडी करके आओ, जनता आपको देख रही है कि कितने बड़े घोटाले आपने किए। आप अपने घोटालों को खुद उजागर कर रहे हैं। 2013 में जो कारस्तानी आपने की उसका खुद ही बरगहार कर रहे हैं। विधायक जी, आज आप घोटालों की जो बात कर रहे हैं, आज करोड़ों रुपए के घोटाले आज आपके नगर निगम में हो रहे हैं। 200 करोड़ का जो घोटाला है, जो सबसे बड़ा घोटाला बिना काम के पेमेंट की गई है, वो आपकी सरकार में की गई है। विधायक जी एक मिनट मुझे बोलने का मौका दे। अभी विधायक जी ने सीमेंटेड सड़कों की बात करी। सीमेंटेड सड़कों का निर्माण कार्य जो चालू हुआ था, वो इसलिए चालू हुआ था कि 25 से 30 साल वो सड़कें चलेगी। आज पूरे फरीदाबाद विधान जिले के अंदर एक भी सीमेंटेड सड़क सही नहीं है। आज हम तिगांव रोड की बात करें, मोहना रोड की बात करें, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके मन से, आप ड्रोन लेके पूरे फरीदाबाद को घुमा लीजिए, एक भी सड़क बिना गड्ढे के मिल जाए तो मुझे आगे आप बोलिएगा। जीरो टॉलरेंस में निगम के घोटाले पर नजर नहीं गई सर आपकी? देखिए, बिल्कुल ठीक है, एक ऐसी सरकार, पारदर्शी सरकार, एक सेकंड भैया बैठ जाओ। हम लोग सरकार को चलाने के लिए जो लोग अपने घर तक जाके दिखा दो बिना गड्ढों के, सरकारी मान जाऊंगा। कर्मचारी अधिकारी सड़क क्या हैं। दिखाओगे आप? इन्हें सिर्फ अपनी 4 सड़कें नजर आती हैं, बाकी कुछ नजर नहीं आता फरीदाबाद में। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के बेटा नेतृत्व कोई भी आदमी में भाजपा का अपने घर तक बिना कोई गड्ढे के जाकर दिखा कितना दे। भी बड़ा अधिकारी हो, उसको नहीं बख्शा जाता। और जब कोई काम करता है, गलती होती है, तो हम कांग्रेस की तरह उसको दबाते नहीं हैं। जब जब मुख्यमंत्री जी को किसी भी कमी का संज्ञान आता है, उस पर कार्रवाई होती है। कभी इतिहास में आपने सुना है कि कोई IAS अफसर जेल के सलाखों पे पीछे पहुंचा हो? जब हमें पता लगा कि उस आदमी ने करप्शन किया है, गलत हरकत की है, एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। आप मुझे इतिहास में, आप बहुत बड़ा चैनल चलाती हैं, आप मुझे बता दीजिए कितने IAS अफसर गिरफ्तार हुए हैं? 200 करोड़ का जो घोटाला है, जब सरकार के संज्ञान में आया तो हाई लेवल पूरे तरीके से उसकी इंक्वायरी चल रही है। चीफ इंजीनियर्स तक जेल के अंदर बंद हुए, कोर्ट के जो आदेश होते हैं वो मानने पड़ते हैं, उसके अंदर पूरी इंक्वायरी चल रही है। मैं आपको
विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में किसी भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबका साथ सबका विकास के साथ समान विकास पूरे हरियाणा में होता है। पहले की तरह नहीं होता कि किसी एक डिपार्टमेंट में अगर फरीदाबाद में 6 करोड़ रुपए लॉट होते हैं तो रोहतक में उसी डिपार्टमेंट के द्वारा रोहतक जिले के लिए 26 करोड़ या 260 करोड़ तक के अलॉटमेंट होती थी। तो ये हरियाणा में पूरा सभी समान विकास करने की परंपरा है। अगर एक विधायक भाजपा का है उसको 5 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए जाते हैं तो उसमें कांग्रेस के विधायक को भी 5 करोड़ रुपए हम लोग माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में देते हैं। जिस समान विकास की आप बात कर रहे हैं उसके लिए भरपूर कर्जा भी लिया जा रहा है। हुड्डा साहब बार बार यही बात बोलते हैं। देखिए, हमारा बहुत सही तरीके से काम चलता है। जब बजट पर चर्चा हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरीके से जवाब दिया था कि बिजली बोर्ड का उन्होंने एक अलग से मद में कर्जा दिखाया हुआ था। भाजपा सरकार बनने के बाद उस कर्जे को हरियाणा सरकार के द्वारा देकर आज बिजली निगम हमारे घाटे से उभरकर प्रॉफिट में आए हैं और 24 घंटे बिजली। जब 2014 में भाजपा ने सरकार अपने बनाई, जनता ने उसको आशीर्वाद दिया तो हरियाणा के सिर्फ 600 गांवों में बिजली थी 24 घंटे। आज हम 5000 से ज़्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। शहर में जो बिजली की कोई कमी नहीं है। जिन लोगों का काम झूठ बोलना, सुबह अखबार उठाते ही सुबह दिखता था 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, आज इस मंत्री को जेल में, आज उस मंत्री को जेल में। आप देखिए पिछले 9 साल के कार्यकाल में जिस काम का शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी हम लोग कर रहे हैं। 15 मिनट के अंदर फरीदाबाद से दिल्ली जाएंगे, DND फ्लाईओवर तक आपको पहुंचाएंगे। आपको मैं आमंत्रण देता हूं, खबरें अभी तक के हमारे सभी जितने भी वरिष्ठ साथी बैठे हैं, अगले 9 महीने में इसी मेघपई होटल से लेके इन्हीं इंटरनल सड़कों से 20 मिनट में आपको DND फ्लाईओवर लेके चलेंगे। किसी पीक आवर्स की बात करेंगे, 6 बजे लेके चलूंगा शाम को, सुबह 8 बजे लेके चलूंगा, 10 बजे लेके चलूंगा। जो कहते हैं वो करते हैं, शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। ठीक है। जयपुर 3.25 घंटे में लेके जाएंगे आपको, मेरठ 1 घंटे में लेके जाएंगे, जेवर एयरपोर्ट 45 मिनट में लेके जाएंगे, बॉम्बे 12 घंटे में आपको लेके जाएंगे। और आपको जाना हो तो माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हम हाईवे पे नहीं चलते। अगर जो रोड बढ़िया हो गई उनको उन पे ही चलते नहीं है। नहीं बोलते सर। विधायक जी एक मिनट, जगजीत जी मैं आपके पास एक सवाल मेरा विधायक जी से प्लीज। विधायक जी ने ये बोला कि 12 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाएंगे। यहाँ से हमें अपने घर तक जाना 1 से 1.5 घंटा तो हमें अपने घर तक जाने लग जाता है। जहाँ रोज जाना है वहां की सड़कें को कभी उसके लिए भी थोड़ा विधायक जी बात कीजिए ना, क्योंकि हमें यहीं रहना है। बॉम्बे जाना है जिसने वो जाएगा, जिसे यहाँ रहना है उसका क्या कहेंगे। और दूसरी बात, जनता से एक मिनट विधायक जी बात तो पूरी करने दीजिए। विधायक जी आपको चलना नहीं है, विधायक जी मेरी बात तो, रेलवे स्टेशन जाना नहीं है, मेरी बात तो आपको एयरपोर्ट जाना नहीं है, आप लोग यही तो बात फरीदाबाद के है, सेक्टर 12 में आना नहीं है। आप सुनना चाहते ही नहीं हो। आपको तो लिबर्टी फैक्ट्री के सामने गड्ढे खुदवाने हैं, आपको आईसर को यहाँ से भगवाना है, आप सुनना ही नहीं चाहते, आपको इंडस्ट्रीज को मेघपई में बुलाकर पैसे लेने हैं। नहीं चाहते। अरे आप अपने कहना चाहती हूँ, आप जिस पार्टी की बात करती हो उसके दादाश्री ने अपने बेटों को इकट्ठा नहीं कर पाया, वो इस हरियाणा को क्या चलाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं। आज मैं जो बाप अपने 2 बेटों को इकट्ठा नहीं कर पा रहा वो इस हरियाणा चलाने की बात करता है। बड़ा दुख होता है मुझे। विधायक जी आप सुनने की हिम्मत दुख हो रहा है, कैसी बात आप कर रहे हैं। विधायक जी आप सुनने की हिम्मत ही नहीं रखते। विधायक जी 1 मिनट, मैं विधायक जी आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, अगर जिस विधायक ने काम किया होगा, जिस विधायक ने काम किया होगा, जनता उसे दोबारा भी चुनेगी। आप मोदी जी का नाम हटा के दोबारा इलेक्शन लड़के दिखा दो, बीजेपी का एक भी जीत जाए तो कह देना। ये होती है बात, जिसने काम किया हो। बात ये मोदी जी की जीत है, आप लोगों की मोदी जी से डरे हुए क्यों हैं? आप अपने काम गिनाइए और खट्टर जी की ले लो, खट्टर जी की ले लो,
अरे एक सेकंड, खट्टर आप जी, सारे मोदी जी के नीचे आ जाओ खट्टर ना। जी को, अरे मोदी जी का आप भी खट्टर नाम जी ले रहे हो। को, नहीं नहीं, इतना एक मिनट, डरते क्यों जगजीत जी, एक मोदी मिनट। से आप? उन्होंने, जगजीत जी ने एक बात कही अभी, ये बात तो है, जिन राज्यों में आप चुनाव जीत जाते हैं वहां आपका नेतृत्व किया होता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और जहां आप चुनाव हार जाते हैं वहां आप किसी भी स्थानीय नेता को आगे कर देते हैं। देखिए, हमारे मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं हमारे, कोई उनके काम में कर्नाटक नेतृत्व में थे सर? जो भी काम होता है। कर्नाटक में थे सर? कर्नाटक में हमारे बड़े दिल के नेता हैं, उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस 21-22 जगह रैलियां की थी आप उन्होंने। मेरी सुनिए सही, आप जो बात कर रहे हैं, मोदी जी ने सबसे पहले कांग्रेस को बधाई दी, उनको जीत की शुभकामनाएं दी। हम बड़े दिल के लोग हैं, हम और पार्टी की तरह छोटा दिल नहीं रखते। जनता के जो मैंडेट होता है उसका हम समर्थन करते हैं और उसको पूरी तरह से मानते हैं। हमने ईवीएम पे दोष नहीं लगाते कि वो राजस्थान में जीत जाएंगे तो ईवीएम अच्छी है, हिमाचल में हार जाएंगे तो ईवीएम में दोष है। नहीं, आप भी तो ये करते हैं सर। हमने कभी बताइए, हमने कर्नाटक में बोला ईवीएम खराब है? कर्नाटक के हार का ठीकरा आप लोगों ने नहीं फोड़ा मोदी जी के किसी सर के पे। ऊपर नहीं फोड़ा हमने, नहीं फोड़ा जनता आपने। की फिर हमने। जीत का श्रेय कैसे देते हैं आप? देखिए, बात सुनिए, आप सारे न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, टीवी डिबेट्स देख लीजिए, टीवी चैनल देख लीजिए, हमारे किसी नेता ने किसी ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा। हमने कहा है कि हम एनालिसिस करेंगे हमसे कहाँ कमी रह गई जनता की, कि जनता ने हमने मैंडेट नहीं दिया। आगे जनता के बीच में जाके ज्यादा काम, अच्छा काम करेंगे और अगली बार फिर जनता के 5 साल बाद जाएंगे और जीत के आएंगे। जनता ये समझ गई सर कि बजरंग बली जी और बजरंग दल में काफी फर्क है, दोनों एक नहीं है। देखिए, आप मुझे अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि बजरंग दल की जो बात कर रहे थे, पीएफआई एक बहुत बड़ा संगठन आप बात करते हैं जो देश विरोधी काम करता है। अगर आप उसके कुछ ऐसे आप घोषणा करेंगे और एक तुष्टीकरण की जो बात ये करते थे, जो हमारे पर दोषारोपण करते थे, आप देखते हैं डेमोग्राफी कितनी बुरी तरह से लोग चेंज कर रहे हैं देश में। अभी आप फरीदाबाद की बात करेंगे तो ये सरकार की ड्यूटी है और सरकार बहुत अच्छी तरह से बखूबी कर रही है कि जो लोगों की इच्छा शक्ति ये है कि इस देश को अभी से हम डेमोग्राफी के द्वारा चेंज कर दें, वो हरियाणा की जनता नहीं, पूरे देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये पूरा जनता बता देगी कि देश की जनता क्या चाहती है। आप पर इल्जाम ये है कि मैं चाहे आपसे एक समय समझता हूँ, बहुत, देखिए बहुत वक्त हो गया सर, अभी अब मुझे सबको मौका देना होगा और वैसे भी अब शो के वाइंड अप का वक्त हो गया। ये एक मिनट, ठीक है। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली बार भी मैंने बोला था आपको कि उस खेड़ी रोड पे 2-2 घंटे के जाम के बाद हम नहर पार पहुंचते थे। आपने वो भी क्वेश्चन उठाया था। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2014 में जब हरियाणा में सरकार लोगों ने बनाई तो जो एक पुल खेड़ी पे होता था, आज़ादी के बाद से 2014 तक सिर्फ एक बीपीटीपी पुल बना था जो कि प्राइवेट बिल्डर ने बनाया था। इस 9 साल में आज की डेट में हर 2 किलोमीटर पे पुल है और उस खेड़ी रोड को 4 लेनिंग करके, जो 10 फीट की चौड़ी रोड होती थी, पूरा तिगांव की विधानसभा के लोग वहां से निकलते थे, भारत कॉलोनी के लोग जाते थे, इंदिरा कॉम्प्लेक्स के लोग जाते थे, पदम नगर के लोग जाते थे। आप दिल पे हाथ रख के जाके देखिए कि किस तरह के काम होते हैं और कैसे काम होते हैं। उस रोड बनने के द्वारा, मैं कहता हूं राजपथ की जैसी रोड होगी, उस तरह पेवर के द्वारा रोड बन रही है और आपको लगेगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। और जो छतरी की आप बात कर रहे हैं, टाउन पार्क में लोग घूमने के लिए जाते हैं, धूप से बचने के लिए बैठते हैं। आपने एक सवाल मेरा भी है नरेंद्र जी, मेरे को रोड की बात हुई जाते थी। जाते सर एक सवाल मेरा भी आपसे, जैसे आपसे सवाल, एक मिनट सर प्लीज, नहीं वक्त की कमी है सर, आप सबके ही सवाल है ये मुझे लगता है ये हरियाणा की, फरीदाबाद की जनता का ही सवाल है जो मैं काम बहुत नरेंद्र जी से करने जा बहुत करते हैं। उम्मीद है आप लोग शांत होकर सुनेंगे। मुझे लगता है ये आप ही सबका सवाल है। एक बड़ा सवाल ये भी अब लोग उठाने लगे कि जैसे आपसे अभी सवाल पूछा गया उधर से
आपने कहा कि मुझे नहीं पता आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सीएम साहब भी आजकल यही कर रहे हैं अपने जनसंवाद कार्यक्रम में, सवाल पूछने वालों को वो कहते हैं कि किसी ऐसी पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं जो मेरी सियासी विरोधी मैंने है। कोई नेगेटिव बात नहीं बोली। मैंने ये नहीं बोला कि आप कांग्रेस के हैं, आप इंडिलो के हैं। आप पॉजिटिव बात को भी अगर नेगेटिव लेंगे, मैंने यही बोला है कि मैं आपके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा कि किसी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं। मैंने डायरेक्टली बोला कि आपने जो मुद्दा उठाया है, मुझे याद है आप ही के चैनल के द्वारा बरसात आने के बाद मैंने वो छतरी इन्होंने बोली, मैंने अभी एक नई छतरी वहाँ लगवाई है। जैसे ही इन्होंने बोला, कोई संज्ञान में आया, कोई रोड बनती है, एक उसका टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई जनता, मेरी इतनी सब सूझबूझ की जनता, मेरे सज्जन भाई ने मुझे बताया, मैंने जब भी अधिकारियों का आदेश दिया कि मेरे भाई ने एक मुद्दा उठाया, उसको रिपेयर कर दीजिए। अब उसको 10 दिन अभी हुए हैं उस बात को, तो मैं इनको साधुवाद देता हूं कि इतने अच्छे मेरे नागरिक भाई हैं। मैंने इनको बोला ही नहीं है कांग्रेस के, ये किस आदमी के नहीं, मैंने आपने बोला, मैंने बोला मैं नहीं जानता किस पार्टी से संबंध रखते हैं। मैंने भी नहीं बोला। जैसे आपने कहा ना सवाल पूछे जाने पर कि मुझे नहीं पता मैं आप किस पॉजिटिव पार्टी बात से आपके ताल्लुक चैनल रखते से हैं। पॉजिटिव बात करना मैंने चाहता भी हूं। कहा मैंने कि जो सीएम काम साहब किए भी हैं, ऐसे ही कहते हैं जब मैं उनसे सवाल जनता पूछा को है। हैप्पी ठीक इंडेक्स है। देना। मनोज जी, आप पर इल्जाम ये है, और मुझे लगता है मुझे अपनी बात खत्म करनी चाहिए ये सब कह के, कि आप जिन मुद्दों की बात करते हैं जनता के बीच आते हैं। जनता भी ये कहती है कांग्रेस खुद मुत्तहिद हो जाए, पहले खुद एक हो जाए, उसके बाद जनता की आवाज उठाई जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं हमारे आपके साथ साथ रहने का हिस्सा एक बने। मिनट पहले तो माननीय विधायक जी के कुछ सवालों को मैं जवाब दे दूं। अभी जो नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला है, उसके ऊपर इन्होंने अभी 2G 3G और 4G का गाना गाया, जो इनकी सरकार ने कहा कि घोटाले हुए ही नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार में अधिकारी जेल जा रहे हैं। अरे जो सरकार चोरी करवाएगी, जिस सरकार में भ्रष्टाचार होगा, उनके अधिकारी को जेल जाने का है क्या, वो रहेगा। आज ये प्रोग्राम प्रदेश का है, हम जिले में प्रोग्राम कर रहे हैं, और विधायक जी से अपनी विधानसभा समझती नहीं है और एक केंद्रीय परियोजनाओं की बातें कर रहे हैं। लिस्ट बना के घूमते हैं आपके घोटालों। और आपने भी मेरी बात पूरी होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं आमंत्रण देता हूं कि कोई भी आपको समस्या हो, किसी नागरिक की समस्या हो, कोई घोटाले की बात सामने आएगी, उसका निष्पक्ष जांच कराएंगे और दोषी लोगों को सजा देंगे। तो सर, हम कभी नहीं अगली बार कहते जब काम होता है तो बात गलतियां कहना होती चाहूंगी विधायक जी से, तो 1 से 1.5 साल हो गया, वो 200 करोड़ वाले अभी तक क्यों बाहर घूम रहे हैं? छोटी मछलियां तो आपने पकड़ ली, और जिन बड़ी मछलियों ने घोटाला किया वो अभी तक बाहर घूम रही हैं। और दूसरी बात, आज यहाँ बेटियां बैठी हैं हरियाणा की, ये मेरी बहनें बैठी हैं, वो बैठी हैं। आज हरियाणा की बेटियां आपसे एक सवाल करती हैं कि ब्रिजभूषण और संदीप सिंह को किस दिन आप पार्टी से बाहर करेंगे, किस दिन सलाखों के पीछे करेंगे? ये सवाल आपसे जरूर है विधायक जी। अगर आज तक इतना होने के बाद, पॉस्को लगने के बाद भी अगर आप उसको पार्टी से बाहर नहीं कर पाए, यानी ये आपका मोह है कि वो हमारा मंत्री है। मंत्रियों के लिए डिसीजन एक और दूसरों के लिए एक, ऐसा मत कीजिए। कानून सबके लिए एक है। आज बेटी किसी और की है, कल बेटी किसी बीजेपी वाले की भी हो सकती है, क्योंकि बेटी सबकी एक है। इसीलिए बेटियों के बारे में सोचा जाए। अरे ये तो तंदूर कांड याद कर लो, तंदूर कांड याद कर लो, तंदूर कांड। आगे की बात करने से मैं नरेंद्र जी की तरफ से जवाब देना चाहती हूँ इस बात पे। सुबह से हम ये सवाल इस मंच से उठा रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब भी कोई जवाब आएगा, इसलिए ये पूछा नहीं गया था। कुछ कहना चाहते हैं? आखिरी सवाल जो आपसे पूछा गया, आजकल यही बड़ा मुद्दा है। अगर कोई किसी को दिक्कत होती है, किसी के साथ गलत व्यवहार होता है, एक सिस्टम के तहत FIR हो चुकी है, जांच चालू है, एक कानून का राज चलता है। यहाँ कोई तालिबानी राज नहीं है। तसल्ली देने भी नहीं पहुंचे। नहीं, आप बात समझिए ना, आपने बोला आपका कोई नेता नहीं पहुंचा, 3 लोगों तसल्ली देने भी नहीं नेता, पहुंचा। इसमें मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर कोई राजनीतिक मंच है, उन्होंने बोला कि भी हमारा FIR दर्ज करा यानी आपको लगता है कि FIR, राजनीतिक देखिए मंच। मेरी बात सुनिए, FIR दर्ज हो चुकी है, जांच चालू है, कानून पे, हमारे पुलिस FIR के प्रशासन बाद पे गिरफ्तारी होती है सर। FIR नहीं, पॉस्को अगर एक्ट उसमें के अंदर कोई उसमें और निकला बात नहीं जाएगा, होता, जो भी जो जांच का न्याय जो मिलती है उसको। अगर नैतिक जांच आधार में, भी कोई चीज होती है सर। आप नैतिक आधार भी पक्ष कोई मत चीज बनिए। जांच का मतलब क्या है? FIR का मतलब यह है कि उसके बाद आपको इस देश के सिस्टम पे विश्वास नहीं है क्या? ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा है, हाई कोर्ट विधायक बैठे जी, हैं। किसी और पे तो पॉस्को आपको एक्ट अगर कोई लगता, जांच चल तो रही क्या है, यही रवैया जांच होता आप आने लोगों के का? बाद जो निर्णय होगा, उसके बाद दोषी पाए जाएंगे तो गिरफ्तारी भी होगी। ये तो बेटियों की असमत का सवाल था, और वो बाहर घूम रहा है अभी तक। आप तो घोटालों के आरोप में पहले ही जेल में बंद कर देते हैं दूसरी सरकारों के मंत्रियों को।
नहीं, आप मेरी ठीक बात है, करिए। आपका- आपने जो बोला कि घोटालों की बार बार बात हो रही है, घोटालों में चीफ इंजीनियर टेक्निकल सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। चीफ इंजीनियर जेल में रहा, हाई कोर्ट के ऊपर हमारा कोई रोक नहीं है, कोर्ट के ऊपर, कोर्ट में उसने अपना पेश किया, उसको जमानत मिली। तो आईएएस को तो क्यों रोक अपने दिया गया को- उसकी गवाही ठीक के है लिए? जगदीश जी, कितने लोगों को चीफ इंजीनियर आइए, सबसे बड़ा आप अधिकारी लोग होता है, क्यों से अरेस्ट आपसे और माफी अभी भी चाहती इसको हूँ। वक्त इजाजत नहीं देता हमें अब आगे बढ़ने Thank you की। so much, thank you बहुत बहुत so much. शुक्रिया नरेंद्र गुप्ता जी, मनोज अग्रवाल जी, जगदीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और गुजारिश है आपकी स्टेज पर तो ये चर्चा हमने देखी काफी सार्थक ये चर्चा रही, प्लीज सर। काफी सार्थक ये चर्चा रही। और अब साथ ही में मंच पर नरेंद्र गुप्ता जी, मनोज अग्रवाल जी और जगजीत कौर पन्नू जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप यहाँ मंच पर ही रहिए। और साथ ही खबरें अभी तक के मैनेजिंग एडिटर्स से मैं ये अपील करना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और साथ ही इस पल को और ज्यादा खास बनाएं। खबरें अभी तक के मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी मंच पर आए और इस पल को और खास बनाएं। तो देखिए, एक सार्थक चर्चा का दौर यहाँ पर चला और इस पल को एक यादगार पल के तौर पर याद रखने के लिए यहाँ पर स्मृति चिन्ह भी भेंट किए जाएंगे। और इसी के साथ आपको ये जानकारी दे दूं, हाँ, इस बीच हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद है, तो जोरदार तालियों के साथ उनका भी साथ में स्वागत किया जाए।